उत्तराखंड चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारियां हुई तेज। देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। पिछली सरकारों में सिर्फ शिलान्यास होता था, काम नहीं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार। पिछले 24 घंटों में 259 नए मामले आए सामने। देहरादून जिले में मिले 77 लोग संक्रमित। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022 अब तेज हो गया है और इसी से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरीश रावत ने 2017 की हार याद की है। हरीश रावत फेसबुक पर भावनात्मक पोस्ट दरअसल लिखते हुए नजर आए हैं। कहा है कि मुझे 2 हारों के कलंक को मिटाना है। जनता से साथ देने की अपील की है। कुछ गलतियां की जिसका जनता ने दंड दिया है, हरीश रावत कहते हुए नजर आए हैं। उत्तराखंड चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं की राज्य में लगातार रैली और सभाएं हो रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने एक भावुक पोस्ट कर सबको हैरान कर दिया है। पोस्ट में हरीश रावत ने 2017 की हार को याद करते हुए उसे खुद के लिए कलंक बताया और जनता से अपील की कि यदि इस बार कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो ये कलंक मिट जाएगा। हरीश रावत ने 2012 से 2017 के अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा और पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ गलतियां की थी जिनका उन्हें जनता ने दंड दिया। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022 अब तेज हो गया है। लगातार सक्रियता सभी नेताओं की नजर आ रही है। हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता है, 2017 के हार को उन्होंने याद किया है और फेसबुक पर एक भावनात्मक पोस्ट भी लिखा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। न केवल मैदान में और ग्राउंड में रैलियां और दौरे हो रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर भी लगातार सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल पूजा, देखिए आजकल सोशल मीडिया एक बड़े हथियार के तौर पे, एक बड़े माध्यम के तौर पे उभर करके आया है, जिसके माध्यम से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो बड़े राजनेता हैं, वो अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को, अपनी पीड़ा को, अपनी सोच को जनता के सामने रखते हैं और एक तरह से उस पर जो है जनमत संग्रह हो जाता है, यानी जनता का जो मत है वो भी उनको प्राप्त हो जाता है। इसी के तहत हरीश रावत इस मामले में काफी अपडेटेड और आधुनिक नेता कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया का काफी प्रयोग करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्होंने किस तरह से ट्विटर पे एक पोस्ट डाली और उसका रिएक्शन कितना तगड़ा हुआ, कितना जबरदस्त हुआ कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता है, यानी जिसे हाईकमांड भी कहते हैं, राहुल गांधी, उन्होंने उनको तलब किया और प्रदेश के उनके पीसीसी के लोगों को बुलाया और हरीश रावत के मन में जो पीड़ा थी उसको सुना, समझा और उनके अनुरूप कुछ फैसले भी लिए। इसी के तहत उन्होंने एक नई पोस्ट भी डाली है और उसमें उन्होंने ये पीड़ा व्यक्त किया है कि 2012 से 17 की कांग्रेस शासन में और 13-14 के बाद जो हरीश रावत को शासन करने का अवसर मिला 3 साल का, उसमें उन्होंने क्या क्या गलतियां की, यानी एक मुख्यमंत्री के तौर पे हरीश रावत की गलतियां और एक सरकार के तौर पे 2012 से 17 के बीच कांग्रेस सरकार की जो गलतियां थी। बिल्कुल, चुनाव के नजदीक आते आते गलतियों का स्मरण होना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। साथ ही हरीश रावत काफी अनुभवी नेता है, या यूं कहें कि जितने भी नेता वहां पर अभी मौजूद है उनमें सबसे ज्यादा अनुभवी नेता हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के रहे हैं। वही एक ऐसे नेता रहे हैं जो उत्तराखंड के हर गांव तक खुद पहुंचे हैं पैदल चलकर, लेकिन अब सोशल मीडिया के दौर को भी समझ रहे हैं और कोविड के केसेस जिस तरह लगातार बढ़ रहे हैं तो लोगों की भी मौजूदगी बाहर मैदानों में कम दर्ज की जा रही है। इस स्ट्रैटेजी को भी समझते
देखते हुए एक बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की कोशिश आने वाले विधानसभा चुनाव में कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए यही कारण है कि हरीश रावत इस तरह की पोस्ट लिख रहे हैं जिससे उत्तराखंड के लोगों की जो भावनाएं हैं वह जो है वो छू सके, उनको इमोशनल कर सके, भावनात्मक कर सके और भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ सके। क्योंकि आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत उत्तराखंड की 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीट पे चुनाव हार गए थे। वह पीड़ा उनके मन में आज भी है और आपने देखा होगा कि कई बार वे कह चुके हैं कि वह पीड़ा लेकर मैं मरना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं कि एक बार उत्तराखंड जीत के राहुल गांधी की गोद में डाल दूं, उसके बाद मैं चैन से राजनीति संन्यास ले सकूंगा। तो वह पीड़ा वो लगातार बताते रहते हैं और एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता भी भावनात्मक हो जाती है, इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है। और हरीश रावत को लगता है कि फ्रंट पे अगर वो खेलेंगे तो वो जो है ज्यादा रन जुटा सकते हैं, यानी पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा ले सकते हैं चुनाव में। इसलिए इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह के बयानों को लगातार जारी कर रहे हैं। पूजा, राजनीति अब लगातार वहां की सियासत देखिए गर्माती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे जो जनता की नाराजगी होती है, जो चुनावी मुद्दे होते हैं, उनको भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो भुनाने में एक तरीके से धीरेन्द्र लग जाती है। और अभी उत्तराखंड में 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस जरूर इस बात का ध्यान रखेगी, क्योंकि तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी आ गई है, जो सेंधमारी अब कर सकती है कांग्रेस पार्टी के तमाम वोटों में। जो बची कुछ सीट्स उनके पास पिछली बार उनको मिली थी, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जो सरकार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है और जो नाराजगी सरकार के खिलाफ खासकर की जनता के दरमियान होती है 5 साल के कार्यकाल में जो जनरेट हो ही जाता है, वहां पर भी अपनी राजनीति चमकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए पूजा, यह ऐसा मोर्चा है, ऐसा फ्रंट है जिसपे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों फ्रंट फुट पे आके खेल रही है। यानी बीजेपी की जो 5 साल की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी है उसको उभारने की पूरी कोशिश ये दोनों विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। जबकि जो सरकार है उसका कहना है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सरकार की जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी वो लगातार कह रही है कि हमने 2 मुख्यमंत्री इसीलिए बदल दिए कि हमें उनका जनता का फीडबैक ठीक नहीं मिला। और जो पुष्कर सिंह धामी है वो जनता के अपेक्षाओं पे खरे उतरने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे, एक युवा चेहरे के तौर पे है। तो निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो कवायदे हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी चुनौती भी रहने वाली है पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि कम वक्त मिला है उनको। वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जो तस्वीर बनी सरकार की उसको भी एक तरीके से सुधारने के लिए, और विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी को दरअसल झटका दिया है। आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। अनंत राम चौहान ने पूर्व विधायक नवप्रभात के साथ कांग्रेस महासचिव से मुलाकात से पहले प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से भी मुलाकात की। आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मौजूदा बीजेपी और आप का सामना करना पड़ रहा है। आपकी नजर पूर्व सैनिकों के वोट बैंक पर है और पार्टी का नेतृत्व पूर्व सैनिक कर्नल अजय कोठियाल ही कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ इसको माना जा रहा है, जब उत्तराखंड में प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड की इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम को कांग्रेस में अब शामिल करवा लिया है। उत्तराखंड इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान प्रियंका गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश पूरी कर रही है और कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने भी जा रही है। लेकिन उत्तराखंड की इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अनंत राम चौहान का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए माना यहां पर जा रहा है। धनराज, आपके पास क्या जानकारी है?
से देखा जाए कि लगातार 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं, तो वहीं उत्तराखंड में दल बदल का कार्य भी शुरू हो चुका है कि आपने देखा होगा कांग्रेस में लगातार कई बीजेपी के नेता टूट कर गए हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के नेता भी अनंत राम टूट कर कहीं न कहीं कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब कहीं न कहीं उत्तराखंड में बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी को लगा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक है, तो सभी पार्टियां अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो नई पार्टी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है। और अब जिस तरीके से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी लगातार कहीं न कहीं चुनाव को देखते हुए जो सीएम का चेहरा घोषित किए गए हैं अजय कल्लर कोटन के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो बड़ा झटका एक उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को लगा है, तो इससे कहीं न कहीं 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से ये स्ट्रैटेजी देखिए अपनाई भी जाएगी धनराज, क्योंकि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस का ग्राफ कम होता है तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी वो दूसरी पार्टी होगी जिसका ग्राफ बढ़ेगा उत्तराखंड में। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि यदि कांग्रेस के नेता टूटते हैं तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ही दूसरा वो पार्टी होगी कि जिसका ग्राफ कहीं न कहीं ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी के आने से कहीं न कहीं कांग्रेस को अधिक नुकसान उत्तराखंड में हो सकता है। इसी को देखते हुए कहीं न कहीं कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है या फिर बीजेपी के नेता है जो नाराज पार्टी से है, उनको लगातार अपने कुनबे में बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि हाल ही में यशपाल आर्य बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री थे उनको कांग्रेस में शामिल किया गया। उनके बेटे संजीव आर्य जो विधायक थे बीजेपी से, उनको भी कांग्रेस में शामिल किया गया। और अब कहीं न कहीं जो कांग्रेस की नजरें हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ अब घूम रही है कि आम आदमी की पार्टी के जो नेता है नाराज चल रहे हैं, उनको अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। चलिए धनराज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस दरमियान बड़ी जानकारी दरअसल सामने आ रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। पिछली सरकारों में सिर्फ शिलान्यास होता था, काम नहीं, सीएम धामी कहते हुए नजर आए हैं। साल 2017 से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने नौजवानों के बीच में लंबे समय तक काम किया है, सीएम धामी ने कहा कि हमने आंगनवाड़ी बहनों, आशा बहनों, उपनल कर्मचारियों का मानदेय भी बढ़ाया है और आंदोलनकारियों की भी पेंशन बढ़ाई है, सीएम धामी कहते हुए नजर आए। बड़ा बयान दरअसल उन्होंने दिया है अपने सरकार के कार्यकाल को लेकर। उन्होंने ये बात कहा है कि 2017 से जब से उनकी सरकार उत्तराखंड में काम कर रही है तो लगातार जनता के लिए काम करती नजर आ रही है। और ये भी आरोप उन्होंने विपक्ष पर लगाया है कि पिछली सरकारों में सिर्फ शिलान्यास होता था, काम नहीं होता था। धनराज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धनराज, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर उनकी सरकार अभी उत्तराखंड में है तो अपने कार्यकाल की वाहवाही वो करेंगे ही कि कार्यकाल में विकास के बहुत काम हुए हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जब विपक्ष पर वो निशाना साधते हैं और आरोप लगाते हैं कि पिछली सरकारों में सिर्फ शिलान्यास होता था, तब आप इसमें कितना अंतर देखते हैं पिछली सरकारों के काम में और इस सरकार के काम में? पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से शपथ ग्रहण की है तो कहीं न कहीं योजना पे योजनाएं वो लगातार उत्तराखंड में निकाल रहे हैं और तमाम तरह के कार्य की तरफ से किए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारों से जुड़ी योजनाएं हो या महिलाओं से जुड़ी योजनाएं या अन्य योजनाएं हैं, सभी तरह की योजनाएं उनकी तरफ से निकाली गई हैं। तो वही एक बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है कि कहीं न कहीं जो उनकी योजनाएं है धरातल पर उतरी है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो पिछली सरकारें थी वो सिर्फ शिलान्यास तक ही सीमित रह गई थी और जो धरातल पर नहीं उतरती थी। यानी कि जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार में चलाई गई हैं वो सिर्फ शिलान्यास हुआ, उनका लोकार्पण हुआ, लेकिन धरातल पर आज तक वो योजनाएं आज तक नहीं निकल पाई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बयान जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है और कहीं ना कहीं सीधा सीधा निशाना जो है कांग्रेस पर साधा गया है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी योजनाओं को भी गिनाया है और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं नौजवानों के लिए लगातार कार्य कर रही है। मैंने खुद, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने खुद नौजवानों के बीच में कार्य किया है, काफी लंबे समय तक कार्य किया है, लगातार युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार जो अभी तक विकास कार्य रुके हुए हैं, सीधा सीधा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को निशाना साधा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया धनराज आपको तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में और देवभूमि के दौरे पर दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। देहरादून में आज वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। छठा दौरा उनका बताया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने। आप लोगों का मैं देख रहा हूं, दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, और अभी तो आ रहे हैं, चलता जा रहा है सिलसिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल के आप लोग हमारे बीच में आए हमारी बातचीत सुनने के लिए। दोस्तों, उत्तराखंड देशभक्तों की भूमि है। कण कण के अंदर उत्तराखंड के देशभक्ति भरी हुई है। मैं भी देख रहा था जब ये मैं स्टेज पे चढ़ा और वो गाना चल रहा था, मतलब जो झूम रहे थे यहां पे लोग, जिस मदहोशी में झूम रहे थे। मेरे को भी, मैं आ रहा था, कर्नल कोटियाल से बात कर रहा था। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से होती है। सबसे ज्यादा लोग उत्तराखंड के जाते हैं भारत की फौज में। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा करने के लिए, और अपने देश की सुरक्षा करते करते न जाने कितने लोग, उत्तराखंड की धरती के कितने लोग शहीद हो गए। शहीदों की धरती है ये, वीरों की धरती है ये, देशभक्तों की धरती है। जब मैं राजनीति में नहीं आया था, जब मैं एनजीओ चलाया करता था, मैं देखता था कई सारे फौजी, जब कभी कभी कोई फौजी शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं होता था। मुझे बुरा लगता था। मुझे लगता था यार, सरकारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई फौजी शहीद हो जाए तो उसके परिवार की देखरेख करने वाला, उसके परिवार की सुध लेने वाला कोई तो होना चाहिए। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो मुझे पता चला दिल्ली पुलिस में अगर कोई शहीद हो जाता है, दिल्ली पुलिस में पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, या दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। और दिल्ली में कई ऐसे शहीदों को मैं उनके घर जाके पर्सनली चेक दे के आया हूं, कईयों को। उनको अच्छा लगता है, उनको ये लगता है कि देश उनकी परवाह करता है, उनको ये लगता है कि समाज उनकी परवाह करता है, उन्हें अच्छा लगता है। उत्तराखंड में भी करेंगे, उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मानपूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। दूसरी बात, अभी कर्नल कोटियाल से लंबी चर्चा हो रही थी। एक फौज में काम करने वाला जवान, कर्नल साहब 17-18 साल की उम्र में वो भर्ती होता है, 17.5 साल की उम्र में वो भर्ती होता है फौज में, 17 साल नौकरी करता है और 34-35 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है। फौज में करने वाला जो बंदा है जिसने 17 साल फौज में काम कर लिया,
आप सोच सकते हो कि उसके अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट के भरी होगी। आप सोच सकते हो वो कितना अनुशासन प्रिय होगा, डिसिप्लिन्ड होगा। आप सोच सकते हो वो फौज के अंदर उससे तरह तरह के काम करवाते हैं, ब्रिज बनवाते हैं, सुरंगें बनवाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, किस्म किस्म के काम कराते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद 34-35 साल के बाद वो यहां पे आके नौकरी ढूंढ रहा होता है। अब नहीं होगा। एक एक एक्स सर्विसमैन जो 34-35 साल की, एक एक हमारा जवान जो रिटायर होके आएगा, वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के अंदर भागीदार बनेगा। उसको सीधे उत्तराखंड सरकार के अंदर नौकरी दी जाएगी। उत्तराखंड की सरकार के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, अपने बड़े भाई कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके वो उत्तराखंड का नवनिर्माण करेगा। इन लोगों की, इनकी सबकी देशभक्ति का, इनके जज्बे का, इनकी मेहनत का, इसका फायदा उठाएंगे हम लोग। आज तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अभी सुन रहे थे, जहां पर जनता को वो संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, उसी के मद्देनजर लगातार दौरे हो रहे हैं। उत्तराखंड में ये छठा दौरा बताया जा रहा है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और वहां पर उन्होंने चुनावी बिगुल देखी किस तरीके से बजाय। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में स्थित किलपुरा वन रेंज में 55 साल के एक व्यक्ति, जिनका नाम उम्मेद सिंह बताया जा रहा है, उम्मेद सिंह जंगल में घास लेने के लिए गए थे। तभी जंगल में मौजूद हाथी ने उम्मेद सिंह पर हमला कर दिया और हाथी के हमले के बाद उम्मेद सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम की मदद से उम्मेद सिंह के शव को कब्जे में अब ले लिया गया है। आज सुबह चकिया से पश्चिमी किलपुरा प्लॉट संख्या 14 में घास फूस लेने गए थे। तो घास के लेने के दौरान ही इनको वही रास्ते में हाथी द्वारा इनको कुचल दिया गया और इनकी उम्र कम से कम 55, क्या नाम है, उमेश सिंह बोरा। इनकी उम्र 54-55 के एज की है। तो मौके पर उनको करीबन 9 बजे के टाइम पे पत्ते लेने गए तो इनका अचानक आया हाथी से मुठभेड़ हुई थी। तो इनको पता चला कि सामने से कहीं हाथी आया, तो इनको हाथी पता नहीं पैर मारा या पैर सूंढे से वो किया। तो ये वहाँ से काफी दूर, मतलब इनके सामने जो लेडीज थी, इनके परिवार के जो थे, वो उनको काफी दूर से लाए उस टाइम पे जीवित थे। तो जैसे मतलब मेन रोड पे पहुंचे तो उस टाइम पे ये इनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं विधायक टिकट के दावेदार पवन चौहान ने नगर में भारी रैली निकालते हुए आज लालकुआं शहर में दावेदारी पेश करते हुए हजारों समर्थकों के साथ लालकुआं शहर में रैली निकाली और पवन चौहान ने अपना दम दिखाया। वहीं पवन चौहान की उपस्थिति में जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप सबके समर्थन से मैं इस विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर दिखाऊंगा। साथ ही यदि मैं विधायक बना तो क्षेत्र का हर सदस्य अपने आप में विधायक की अनुभूति करेगा। कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी निर्णय बहुत देख कर लेती है और इस बार मैंने पहले भी निवेदन किया था, मेरे को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा, मेरे को इस बार निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज जनता का उत्साह देखते बनता था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे युवा साथियों के द्वारा बुलाए गए। उत्तराखंड पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पिछले 1 साल में ड्रग्स की तस्करी और नशे के कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। लेकिन ये भी सच है कि नशे के सौदागर तस्करी करने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए आज लालकुआं के नए सीईओ शांतनु पराशर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि क्षेत्र में बढ़ते हुए नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए उनके द्वारा नई टीम का गठन किया जाएगा। वहीं मंदिर परिसर में जमकर लात घूसे चले हैं, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। यूपी के वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है, आज एक बार फिर से अखाड़ा बनता हुआ नजर आया, जब पैसे लेकर दर्शन कराने को लेकर मंदिर के 2 श्रद्धालु आपस में ही भिड़ गए, फिर एक दूसरे पर जमकर लात घूसे बरसाते हुए नजर आए। इस मारपीट में एक श्रद्धालु के दांत टूटने की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई गई है
और श्रद्धालु की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल करने में अब जुट गई है। बांके बिहारी में हुई शर्मनाक घटना के बाद फिर से विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को शर्मसार इस घटना ने कर दिया है। चलिए खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।